straight down the ground and no bother. He goes on for that one, and it's 6. What a finish this is. What a finish. Tapped on it. Has been put away brilliantly. He goes again, goes big, that's up in the air! And it's 6! Shahbaz with a beauty! क्या बात है, पाक भारत क्रिकेट की। चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, फाइवर्स लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप कि क्रिकेट में फोर्स और सिक्सर्स होते हैं, फाइवर नहीं होता? मैं आपको बताती चलूं कि ये फाइवर पंजू इतना अहम है कि इसको समझे बगैर आप पाक भारत क्रिकेट को भी नहीं समझ सकते। और अब आप मुझसे क्या चाह रहे हैं कि मैं आपको ये बताऊं, ये समझाऊं? तो इसके लिए तो आपको मेरे साथ मेरी क्लास में आना होगा। आ जाएं और मैं आपको बताती हूँ कि ये 5 पंजू और पाक भारत क्रिकेट का आपस में नाता क्या है। प्यारे बच्चों, चूँकि क्रिकेट खुद भी सी से स्टार्ट होता है, तो मैंने सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट हिस्ट्री को एक इक्वेशन में बंद कर दिया है। क्रिकेट इज इक्वल टू 5C: कम्युनलिज्म, क्लोनिज्म, कमर्शलिज्म, कास्टिज्म और क्लासिज्म। नो आबादियात, नोट ते नवे उच्ची जात वाले हिंदू, मुस्लिम, पारसी क्रिकेट क्लब्स। और नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी, बल्कि सुनाऊंगी इन्हीं 5 सियों वाली अजब क्रिकेट की गजब कहानी, यानी कि दास्ताने हिंदुस्तानी क्रिकेट, कि कैसे हिंदुस्तान की अपर क्लास ने बनाया इस खेल को अपने बदलते हुए इंटरेस्ट की आइडेंटिटी। सेल्फ कोलोनाइजेशन से कम्युनल मफादात तक, रिलीजियस नेशनलिज्म से टेरिटोरियल नेशनलिज्म, बल्कि जिंगोइज्म तक। और कैसे यहाँ की अपर क्लास इस्तेमाल करती रही है क्रिकेट के इस खेल को नफरत अंगेजी, इंतहा पसंदी और कास्टिज्म के लिए। किद्दां असी पाकिस्तानी यानी कि अपर ते मिडल क्लास वाले हर चौके छक्के दे उत्ते पे मार मार के ऐसी जिंगोइज्म ते ऐसी पॉपुलिज्म नू इंडोर्स करने आ। ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। केड़ा कमर्शियल ब्रेक? प्रोड्यूसर साहब, इस कंटेंट ते किसी को लेने सानू स्पॉन्सर नहीं करना। तो मैं क्या बात कर रही थी कि हिंदुस्तान में क्रिकेट की कहानी शुरू हुई क्लोनिज्म से, ब्रिटिश राज से। खाने को रोटी नहीं होगी, पहनने को कपड़ा नहीं होगा, तुम साला गुलाम लोग हमारी ड्यूटी के नीचे ही रहेगा। सुनी होगी आपने भी ये वाली लोडेड लैंग्वेज बॉलीवुड की फॉर्मूला मूवीज में, जिन्होंने कम्युनलिज्म का भी बड़ा ही सीधा सीधा फार्मूला लाया होता है। गरीब हिंदुस्तानियों का खून चूसने वाला एक लॉर्ड क्लाइव टाइप बंदा, जिसका फेवरेट पास टाइम होता है भूखे नंगे हिंदुस्तानियों को कोड़े मारना। खैर, ये वाला कम्युनलिज्म या तो आपको बॉर्डर की दोनों तरफ की फिल्मों में दिखेगा, या फिर दोवां पासियां दे सिलेबस की हिस्ट्री बुक्स कि अंग्रेज कश्तियों में बैठकर हिंदुस्तान पहुंचे और फिर व्यापार का लारा लगाकर मुगलों के मुल्क पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक सच्ची मुच्ची की हिस्ट्री भी है सब कॉन्टिनेंट की, जिसे जांचे बगैर ना तो आज के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझा जा सकता है, ना ही दोनों सोसाइटीज़ के प्रॉब्लम्स और इश्यूज को ठीक से असेस किया जा सकता है, और ना ही क्रिकेट के लिए इस रीजन का जुनून जांचा जा सकता है। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि ये जो मैं बरतानवी साम्राज्य पर बनाई गई फिल्मों पर जुक्ते लगा रही हूँ तो मैं अंग्रेज़ की साइड ले रही हूँ।
ना भैन मैं यूनियनिस्ट पार्टी दी स्पिरिचुअल वर्कर नहीं हैगी, कसमें। और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि अंग्रेज़ यूसर्पर नहीं था या उसने पूरी दुनिया में कॉलोनी गिरी नहीं मचाई हुई थी, मचाई थी। लेकिन मेरा स्टांस ये कहता है कि इंडिया में बरतानवी नौ आबादियात को थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई करके बताया जाता है। चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट होती नहीं हैं, हो ही नहीं सकती, नहीं है। और अगर आपका दिल करे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने का तो क्रिकेट देखिए। क्या वो तो आप रोज़ ही देखते हैं, कभी लाइव कभी झलकियाँ। 92 वर्ल्ड कप दियाँ झलकियाँ। ਉਂਝ नहीं इंज क्रिकेट वेखो जिवें मैं थानू हुण विखावांगी ते एक एक्सपर्ट दे नाल मुलाकात भी करावांगी। जी नाजरीन, आज हमारा मौजू गुफ्तगू है कि क्रिकेट कॉलोनाइजेशन और लोकल इंडियंस का आपस में क्या ताल्लुक है। इस हवाले से हमने आज अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है एक सीनियर तज्ज़िया निगार को, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी तो सर, आप ज़रा रोशनी डालिए कि ये क्रिकेट कॉलोनाइजेशन और ये कास्टिज़म का आपस में ताल्लुक़ है क्या? मैं समझाता हूँ आपको। देखें, ये जो कॉलोनाइजेशन है ये लोकल इंडियंस के लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि आप देख लीजिए सबसे पहले कौन आए थे? आर्य आए थे, ठीक है ना। तो एरियन इन्वेडर्स से अरब हमला आवरों तक, तुर्कों से अफ़गानों तक, यूनानियों से ईरानियों तक, पुर्तगालियों से अंग्रेज़ों तक। अगर मैं चुन्नी बाबू की भाषा में आपको समझाना चाहूँ, चुन्नी बाबू ये जो नई वाली देवदास थी उसमें थे, उनकी भाषा में समझाना चाहूँ तो देव बाबू का सेकुलरिज्म का नाता यहाँ के मकामी बंदे से बड़ा पुराना है, यही कोई 4-5 हज़ार साल पुराना। दूसरी बात ये है कि ये जो आर्याई कॉलोनाइजर्स थे, इन्होंने जो कॉलोनियल मेथड सेट किया ना, ये गवर्नेंस का, आर्ट का, ज़बान का, एस्थेटिक्स का, ये वाले जो मेथड थे, ये आने वाले हर हमला आवर टोले के लिए एक स्टैंडर्ड बन गए कि किस तरह से यहाँ के लोकल इंडियंस को रूल करना है। मतलब के सीधा सीधा बता दिया कि इन गुलाम लोगों को कैसे रूल करना है। द रूलिंग ब्रांड ऑफ इंडियन कॉलोनाइजर्स। मैं जल्दी से आपको अगर इसके स्पेक्स गिनवा दूं तो पहली बात तो जो आती है तो वो जो घोड़े पर बैठ कर आ रहा है, कश्ती में चप्पू चला कर आ रहा है, हाथी के ऊपर सवार होकर, हाथी तो आप समझते हैं ना, वो सूंड वाला, उसके ऊपर आ रहा है। अब आप पूछेंगे कहाँ से आ रहा है भाई? अभी मैंने नाम गिनवाए हैं आपको, अरब से, अजम से, तुरान से, तुर्की से, अफगानिस्तान से, यूरोप से, मतलब वो जहाँ से भी आ रहा है भाई, वो तो होगा ऊपर वाली ज़ात का, ऊंची ज़ात का बंदा, अपर कास्ट एलीट। और पाक साफ आर्यपुत्र, सूरज की डायनेस्टी वाला, मतलब के सूर्यवंशी अशरफ। और वो जो इस ज़मीन पर पैदा हुआ, मतलब यहाँ का लोकल नेटिव, वो होगा निचली ज़ात का, दलित, कमतर, रजील, कमी कमीन और अजलफ। एक मिनट सर, मैं आपकी इजाज़त से ये सवाल करना चाहूँगी कि जब नए वाले इन्वेडर्स आते थे तो वो जो पुराने वाले कॉलोनाइजर्स होते थे ना, वो सर वो वापस टुर जाते थे, मगर वो ले जाते सन ये गाते हुए कि हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुराने हमलावर वापस चले जाते थे, बल्कि अगर तारीख़ को खंगाला जाए तो हमें पता चलता है कि ये जो आर्यपुत्रों की रूलिंग एलीट थी, यानी कि सूर्यवंशी, राजपूत और ब्राह्मण कास्ट, ये लोग वक्त गुजरने के साथ साथ एक क्लास बन गए, रूलिंग क्लास। फिर हमने देखा कि सलातीन दिल्ली की सूरत में जब नए हमला आवर आए
तो ये जो पुराने हमलावर थे, मतलब सूर्यवंशी राजपूत और ब्राह्मण कास्ट, जिनकी एक अपनी ब्यूरोक्रेसी थी, अपने वेले दे तुसी इन्हां नूं अफसरशाही ग्रुप कह सकते हो, ये सब बिल्कुल ओके हो गए इन नए हमलावरों के साथ। और कुछ तो कन्वर्ट हो गए, कुछ एडजस्ट हो गए, और कुछ ने ये राज पा लिया कि अपने क्लास इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना यही सक्सेसफुल जिंदगानी की है, कुंजी है, चाबी। अच्छा, यहाँ मैं अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल पुट करना चाहूँगी सर सैयद अहमद ख़ान की, जो किसी एक फ़र्द का नाम नहीं है बल्कि एक पूरी क्लास के इंटरेस्ट को राइट टाइम पर राइट तरीके से प्रोटेक्ट करने की मूवमेंट भी है। ये बताने की ज़रूरत है कि वो किस क्लास को रिप्रेजेंट करते थे। जी, एलीट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। और ये जो एलीट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया थे, ये मुग़ल ब्यूरोक्रेसी, ये जागीरदार वगैरह, ये ते उंज भी औरंगज़ेब आलमगीर साहब की रुखसत के बाद से इनसिक्योर से हो गए थे। और देखा जाए तो मरहटों ने तो इनका काम ही मुका दिया था। रही सही कसर अब्दाली और नादिर शाह ने पूरी कर दी, इस एलीट रूलिंग मुस्लिम क्लास को हिंदुस्तानी पावर स्ट्रक्चर से इररेलेवेंट करने की। लेकिन भाई, वो एलीट क्लास ही क्या जो ख़ुद को पावर स्ट्रक्चर के साथ दोबारा से रेलिवेंट ना कर ले। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो आपको दास्तान हिंदुस्तानी क्रिकेट सुना रही थी और ये बीच में सर सैयद साहब कहाँ से आन धम के। लेकिन यकीन मानिए कि सर सैयद अहमद ख़ान का हिंदुस्तानी और अब पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ताल्लुक़ उतना ही गहरा है जितना कि मैच फिक्सिंग के साथ पाकिस्तानी लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स का। वो कैसे? बताती हूँ, ज़रा पिच तो बनाने दें, थोड़ी ग्राउंड तो सेट करने दें ना अपनी बात की। देखिए, बात कुछ यूँ है कि हिंदुस्तान की पहली नेशनल क्रिकेट टीम जिसने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच भी खेला 1932 में बनी थी। लेकिन बत्तियाँ जब बनने वाली इस टीम के पीछे कोई 70-75 साल की तारीख हैगी, जिस पर मैं तफसीली बात ज़रूर करूँगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बताती चलूँ कि इंडियन क्रिकेट के कास्ट, क्लास और कम्यूनल फीचर्स आपको इस पहली नेशनल क्रिकेट टीम में साफ, वाज़े, बग़ैर किसी स्पेलिंग मिस्टेक के दिखाई देते हैं। जी, पहली हिंदुस्तानी नेशनल क्रिकेट टीम जिसमें थे शामिल राजे, महाराजे, प्रिंस वगैरह, और कम्युनल डिवाइड भी साफ जाहिर थी। यही कोई 5-6 हिंदू, 3-4 मुस्लिम और बाकी पारसी। रूल्स बड़े वाज़े थे खिलाड़ियों के। अपर कास्ट हिंदू और पारसीज स्टाइलिश बैट्समैन, और अलीगढ़ के मुस्लिम लड़के फास्ट बॉलर। पहला टेस्ट जो लॉर्ड्स में खेला गया वो इंडिया हार गया था, लेकिन मोहम्मद निसार ने 93 रन्स देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। Mohammed Nizar opens the bowling to Sutcliffe. Holmes of Yorkshire batting. Bowled. और इंग्लैंड के एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 259 रन्स पर। और दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड ने 275 रन्स पर अपनी इनिंग डिक्लेयर कर दी जब उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे, जिनमें से 4 जहांगीर खान ने 60 रन्स देकर आउट किए थे। लेकिन अपर कास्ट, जागीरदार, प्रिंस टाइप इन हिंदू, मुस्लिम और पारसी खिलाड़ियों के दरमियान एक और नाम भी चमका हिंदुस्तानी क्रिकेट के आसमान पर, जो ना तो अमीर थे, ना जागीरदार थे, ना प्रिंस थे और ना ही किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे। नाम था उनका बालू पलवानकर, जो कि एक लोअर कास्ट दलित थे। दलित जो कि इंडियन सोसाइटी का सबसे कमज़ोर, गरीब, पिसा हुआ बल्कि पछड़ा हुआ तबका है। बालू पलवानकर जो कि एक स्पिनर थे, ये राजाओं, महाराजाओं और जागीरदारों के खेल के मैदानों तक कैसे पहुँचे,
ये मिस्ट्री समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा तारीख़ के उस दौर में जब क्रिकेट लविंग इंडियन सोसाइटी मुग़ल कॉलोनियल इरा से ब्रिटिश कॉलोनियल इरा में दाखिल हो रही थी। क्या मुगलिया सल्तनत के जवाल की एक वजह यह थी कि उन्होंने क्रिकेट खेलना नहीं सीखा था? मुगल कॉलोनाइजेशन से ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन तक की कहानी एक मिस्ट्री स्पिनर की जबानी, और बालू पलवानकर ने गांधी जी को किया क्लीन बोल्ड या लेग बिफोर द विकेट। ये सब कुछ देखिए दास्ताने हिंदुस्तानी क्रिकेट की अगली एपिसोड में। Changed things. That was right out of the middle of the bat and it's gone sailing into the crowd.